चलिए आज की क्लास में जो है हम लोग बोर के एटॉमिक मॉडल का एक टॉपिक देखेंगे और वो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट का रेडियस बोर के एटॉमिक मॉडल के आधार पर हम कैसे निकालेंगे, इस पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, बोर के एटॉमिक मॉडल के आधार पर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है। देखिए, ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन का वह वृत्तीय पथ है जिस पर वह जो है न्यूक्लियस की परिक्रमा करता है। हम लोगों ने बोर के मॉडल में देखा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ, इसी पर इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा करता है। तो जिस सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, उसी सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट। तो ध्यान देंगे, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर चलता है, और जो सर्कुलर पाथ है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड, जिस पर यह इलेक्ट्रॉन चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। न्यूक्लियस से जो ऑर्बिट की दूरी है, यही ऑर्बिट का रेडियस कहलाता है। अब चूंकि एटम में ढेर सारे ऑर्बिट होते हैं, एक से अधिक ऑर्बिट होते हैं, तो जो पहला ऑर्बिट होगा उसका रेडियस कम होगा, दूसरे का और ज्यादा, तीसरे का और ज्यादा, अलग अलग ऑर्बिट का अलग अलग रेडियस होगा। तो देखते हैं ऑर्बिट का रेडियस हम कैसे प्राप्त करेंगे। ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट इज टू डायमेंशनल सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। न्यूक्लियस के चारों तरफ वह सर्कुलर पाथ जिस पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की परिक्रमा करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चलता है, उसी सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट कहते हैं। अब देखते हैं ऑर्बिट का रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे, इस पर आते हैं। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चलता है, इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ पर चलता है न्यूक्लियस के अराउंड, ये न्यूक्लियस है और ये जो है ऑर्बिट है, यानी इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ, इसी सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर चलता है तो इस पे एक बाहर की तरफ फोर्स काम करता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूजल अपकेंद्र बल कहते हैं। सेंट्रीफ्यूजल, इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूजल फोर्स कहते हैं, अपकेंद्र बल। और ये कितना होता है? ये होता है mv² अपान r के बराबर होता है। जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, ये कितना होता है? mv² अपान r के बराबर होता है। जब तक हम इस फोर्स को उतना ही अंदर की तरफ फोर्स लगा करके बैलेंस नहीं करेंगे, जब तक जितना बाहर की तरफ ये फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स अंदर की तरफ नहीं लगेगा। अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो जितना बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, अपकेंद्र बल, उतना ही अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स आप यदि नहीं लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर नहीं चल सकता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को कहां से मिलता है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज के हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है Ze² अपान r², यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस सेंट्रीफ्यूजल फोर्स को ये सेंट्रीपिटल फोर्स
काउंटर बैलेंस करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर चलता है। तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर तब चलेगा जब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर हो, तभी इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर होता है। तो इस पॉइंट को हम लेंगे, दोनों को हम इक्वेट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों को बराबर करके हम जो है आगे बढ़ेंगे ऑर्बिट के रेडियस को फाइंड करने के लिए। तो देखा जाए, आगे बढ़ा जाए इस पर। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, ये किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स Ze²/r² के। जब ये दोनों, ये mv²/r और Ze²/r² दोनों बराबर होंगे, तभी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर चलेगा। तो हम इन दोनों को बराबर कर लें, Ze²/r = mv²/r के। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इस यहाँ r है, यहाँ r² है, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और z को हम क्या कर दें? z को हम इधर कर दें, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा? अच्छा, अभी जो है, अभी हम इसको कैंसिल नहीं करते हैं, r को आगे देखते हैं। तो देखिए हम z को इधर कर दें, तो e² यहाँ बच गया और ये r² बच गया। तो e²/r² इधर हम रोक लिए, e² को और r² को, z को इधर कर दिए, तो e²/r² हो गया mv²/z, यहाँ से इधर ला दिए तो z r के हो गया। ठीक है, अब हम इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दें, तो m जो था वो m² हो जाएगा, v²/z mr, ऊपर भी m से नीचे भी m से, हमें इक्वेशन 2 मिल गया। इक्वेशन 2 क्या है? e²/r² = m² v²/z mr मिल गया। हमने किया क्या है? z को इधर कर दिया और ऊपर नीचे दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमें मिला। अब आगे देखिए, अब हम इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को देखें। बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ठीक उसी प्रकार से क्वांटाइज्ड होता है जिस प्रकार से रेडिएंट एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। तो अब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम mvr ये किसके हो जाता है? nh/2π के, mvr nh/2π के बराबर होगा। हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, तो m² v² r² n²h²/4π², ये हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करें, इस r² को उठा के इधर कर दें, तो m² v² = n²h²/4π²r², ये हो गया। m² v² = n²h²/4π²r², m² v² = n²h²/4π²r² के, ये हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दिया जाए। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो e²/r², देखिए हमें क्या रखना है, ये हो गया n²h², हमने किसकी जगह ये वैल्यू रखा? इसमें जो m² v² है, देखिए यही है ना m² v², इस m² v² की वैल्यू मैंने यहां से रख दिया। इक्वेशन 2 से m² v² की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आ जाएगा क्या? e²/r² = n²h²/zmr × 4π²r²। अब आप क्या करिए, अब देखिए इस साइड z² और इस साइड के z² को कैंसिल कर दीजिए, दोनों साइड से z² कैंसिल हो गया, r² इधर से, और यहाँ का जो r है इसको इधर कर दें और e को इधर कर दें, तो r = n²h²/4π², z और m e² जो यहाँ से इधर लाए तो e², तो हमारे पास हो गया r = n²h²/4π², zm e²।
ये जो फार्मूला है किसी ऑर्बिट के रेडियस का, ये सीजीएस सिस्टम है। तो सीजीएस सिस्टम में r इक्वल टू हमारे पास क्या मिला, ये है n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर की, ये ऑर्बिट का रेडियस हमें मिल गया। ये रेडियस सीजीएस सिस्टम में है। यदि हम एमकेएस सिस्टम में चाहते हैं तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसको हम कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 से, तो यही रेडियस किस में मिल जाएगा, एमकेएस सिस्टम में मिल जाएगा। तो एमकेएस सिस्टम में रेडियस क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर के, सब कुछ वही है, बस इतने से मल्टीप्लाई कर दें तो जो रेडियस सीजीएस में था अब ये एम के एस में हो जाएगा। ये ध्यान देना है। आगे देखिए नेक्स्ट जो है, अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो n और h को छोड़कर, n जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, n और h को छोड़ करके बाकी सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स है। तो कांस्टेंट है तो वही n और h को छोड़ करके बाकी सबको हम यदि बाहर कर लें, n और h को छोड़ करके बाकी सभी वैल्यूज को हम बाहर कर ले, तो देखिए हमारे पास क्या रिलेशन आता है, n और h को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर n और h को छोड़कर, सॉरी n और z को छोड़कर, n अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग हो सकता है, n जो है अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग हो सकता है और z अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग हो सकता है। इस फार्मूले में n और z को अलग कर दें, बाकी चीजें कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारी चीजें कांस्टेंट है। तो इन कांस्टेंट्स की वैल्यू देखेंगे तो इतनी होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, और n स्क्वायर अपान जेड। तो किसी भी ऑर्बिट के रेडियस का ये फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया 0.529 n स्क्वायर अपान जेड एंगस्ट्रॉम, किसी भी ऑर्बिट का ये रेडियस। यदि हम हाइड्रोजन आइटम की बात करें तो हाइड्रोजन आइटम के लिए जेड की वैल्यू क्या होता है, एक जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है। तो हाइड्रोजन आइटम के लिए जेड की वैल्यू 1 होता है, तो ऑर्बिट रेडियस का कितना हो जाएगा 0.529 अपनी जगह है, और n स्क्वायर जेड की जगह 1 रखेंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम ये ऑर्बिट का रेडियस हमें एक जनरल फार्मूला हो गया। यदि यहां पर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 होता है इसकी वैल्यू, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, इस तरह से। तो यदि हम हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, किसकी बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, तो इस फार्मूले में जो n, इस फार्मूले में जो n स्क्वायर है वो भी क्या हो जाएगा, फार्मूले में जो n स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, n स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां रख देंगे तो r1h यानी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इसको a0 से डिनोट करते हैं और यह बोर रेडियस कहलाता है। तो बोर रेडियस हाइड्रोजन आइटम का क्या होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। फिर से ध्यान दें, हाइड्रोजन आइटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। इसको हम बोर के सम्मान में बोर रेडियस इसका नाम इसको कहते हैं और a0 से डिनोट करते हैं। इस प्रकार अगर पूछा जाता है कि बोर रेडियस की वैल्यू कितनी होती है या बोर रेडियस क्या होता है, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज कॉल्ड बोर रेडियस एंड इट्स वैल्यू इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज called Bohr radius and its value is 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करें
हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फॉर सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो रेडियस किसका, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन 0.529 और उसके बाद 2 का स्क्वायर, सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.116 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट का रेडियस 0.5 सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा, 2.116 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। अब हम हाइड्रोजन के अगर फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के रेडियस का कंपैरिजन कर लें तो रेडियस किसका, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेडियस किसका, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ये किसके बराबर हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 तो 0.529 और 1 का स्क्वायर अपॉन सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या होगा, n की वैल्यू 2 तो 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 बचेगा, 1/4। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस इस टू सेकंड ऑर्बिट का रेडियस ये होता है 1:4 के। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का रेडियस 1:4 के रेशियो में होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आइए इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट या किसी भी ऑर्बिट के रेडियस के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट इज गिवन बाय। बोर ऑर्बिट का रेडियस हम कैसे देते हैं। बोर ऑर्बिट क्या है, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के को हम हाइड्रोजन एटम में जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन के जो विभिन्न सर्कुलर पाथ हैं, उसको हम बोर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। तो रेडियस का फार्मूला भी हमने देखा, R इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ZM E स्क्वायर, ये। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू, ये जो Z है इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और Z की वैल्यू 1 है तो इसको छोड़ दीजिए, M E स्क्वायर के। ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हुआ। तो कौन सा विकल्प सही है, R इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर M E स्क्वायर, ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकल गया। अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड देखिए, इम्पॉसिबल ऑर्बिट एमंग द फॉलोइंग इज, निम्न में से कौन सा ऑर्बिट असंभव है। ठीक है, तो देखिए जो अच्छा ऑर्बिटल की बात करिए, ऑर्बिट नहीं ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल इम्पॉसिबल है। तो देखिए अगर हम पहले कोष की बात करें, दूसरे कोष की बात करें, तीसरे कोष की बात करें और उसमें पाए जाने वाले ऑर्बिटल की बात करें तो पहले कोष में केवल s ऑर्बिटल होता है। किसी भी एटम के फर्स्ट सेल में, एटम के पहले सेल में s ऑर्बिटल होता है। ठीक है, 1s के है। दूसरे में 2s और 2p होता है। तीसरे में 3s 3p और 3d होता है। चौथे में 4s 4p 4d और 4f होता है। यानी p की शुरुआत दूसरे ऑर्बिट से, दूसरे सेल से, d की शुरुआत तीसरे सेल से, f की शुरुआत चौथे सेल से। देखिए 1 में pdf नहीं है, 2 में df नहीं है, 3 में f नहीं है। ठीक है, तो यहां पर 3f देखिए, तीसरे सेल में केवल sp d होता है, तीसरे में f संभव नहीं है, तो 3f पॉसिबल
नहीं है। तीसरे सेल में देखिए 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। f कहां से आता है? चौथे सेल से ये उत्पन्न होता है, यानी 4f संभव है, 3f संभव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट के रेडियस का रेशियो देखा जाए तो देखिए हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ये किसके बराबर होगा? अच्छा यहां पर सेकंड की बात की, सॉरी, रेशियो ऑफ सेकंड एंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड ऑर्बिट हाइड्रोजन का और हीलियम का, ठीक है। इस क्वेश्चन पे सेकंड ऑर्बिट हाइड्रोजन का और थर्ड ऑर्बिट हीलियम का, हाइड्रोजन और हीलियम आयन के सेकंड और थर्ड ऑर्बिट का रेडियस। तो देखिए हाइड्रोजन के फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा? ये होता है n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 स्क्वायर अपॉन z की वैल्यू 1। किसी भी ऑर्बिट का रेडियस r ये प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर अपॉन जेड की, ठीक है। अगर हम r रेडियस की बात करें सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन तो ये प्रोपोर्शनल होगा, सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 होती है, 2 का स्क्वायर अपॉन जेड के, हाइड्रोजन का z। अगर हम थर्ड ऑर्बिट हीलियम की बात करें, हीलियम आयन का, तो ये प्रोपोर्शनल होगा, हीलियम के थर्ड ऑर्बिट के लिए है तो 3 स्क्वायर अपॉन जेड किसका? हीलियम आयन का, ठीक है। इन दोनों का रेशियो देखा जाए, रेडियस सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेडियस थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर अपॉन हीलियम का जेड 2 होता है तो 2 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2। ये हो जाएगा 4/1 इंटू 2/9, ठीक है। तो ये रेशियो हो जाएगा 8 और 9 का, 8 और 9 8:2, इसमें R2H/R3He इक्वल हो जाएगा 8:9 के। इस रेशियो में ये होंगे। अब देखा जाए कौन सा विकल्प सही है? 8:9, ये वाला विकल्प सही है, विकल्प बी, ठीक है ना। थर्ड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, तो 4 और 9, ठीक है। अब आते हैं अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम आयन। उसी तरीके से ये भी लगेगा, हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम आयन तीनों के सेकेंड ऑर्बिट का रेट देखिए, सेकेंड ऑर्बिट हाइड्रोजन का, सेकेंड ऑर्बिट हाइड्रोजन का, सेकेंड ऑर्बिट हीलियम का, सेकेंड ऑर्बिट लिथियम आयन का। तो चूंकि इसका ऑर्बिट का रेडियस इस सेकेंड ऑर्बिट है n स्क्वायर अपॉन जेड होगा, इसका ऑर्बिट क्या हो जाएगा? n स्क्वायर अपॉन जेड, इसका ऑर्बिट इसका n स्क्वायर अपॉन जेड, यहां पर जो है इसके लिए n स्क्वायर अपॉन जेड। तो इसका n की वैल्यू, सबका सेकेंड ऑर्बिट है ना, सेकेंड ऑर्बिट है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 अपॉन इसका हाइड्रोजन का z 1 होता है, यहां पर सेकेंड ऑर्बिट है, स्क्वायर करेंगे तो सारी 4, इसका भी सेकेंड ऑर्बिट है तो 4 अपॉन रेड एटॉमिक नंबर 2 है, इसका भी सेकेंड ऑर्बिट है 4 अपॉन एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है ना। इसका रेडियस सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 का स्क्वायर अपॉन इसका जो है एटॉमिक नंबर 1 2 3, ठीक है। ये हो गया रेडियस इनका 4/1 4/2 4/3, इनके एटॉमिक रेडियस का रेशियो हो गया। अब यदि हम पूरे इक्वेशन
को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 इंटू 4/1, 6 इंटू 4/2, 6 इंटू 4/3, ये 24, 24/2, 24/3, तो 24, 12, 8 या 6, 3, 2, ये सिंपल रेशियो होगा इनके बीच का, और ये क्वेश्चन जो विकल्प 3 है ये सही है। ठीक है, अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द नंबर ऑफ वेव मेड बाय द इलेक्ट्रॉन इन 5th बोर ऑर्बिट। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चलता है तो तरंग बनाते हुए चलता है, वेव बनाते हुए चलता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है, तो कितनी वेव वो बनाएगा। देखिए कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग। अगर जो है जैसे इस प्रकार से हम ले सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 3, थर्ड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 3। इसमें जो है ये एक वेव बनाता है। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक वेव बनाता है, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2 वेव बनाता है, 2 वेव बनाता है, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 वेव बनाता है। तो हम ये जानते हैं कि जो यहां से यहां तक किया, इसी को हम सर्किल बना दें तो 2πr हो जाएगा। 2πr जो ऑर्बिट का रेडियस है वो n लैम्डा के बराबर होता है, जहां n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3 होगा। तो अगर थर्ड हम 5th ऑर्बिट की बात करें तो कितना वेवलेंथ होगा, 5। 5th ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 5 होगी। तो यहां देखिए 5th बोर ऑर्बिट अगर हाइड्रोजन का लें तो उसके लिए हाइड्रोजन के 5th बोर ऑर्बिट के लिए जो नंबर ऑफ वेव्स होंगे 5th 2πr इक्वल टू n लैम्डा के। तो 5th ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 5 लैम्डा के। तो अगर जो है 5th ऑर्बिट में है तो कितनी वेवलेंथ होगी यहाँ पर, 5, अर्थात 5, यहाँ पे विकल्प सी सही है। नंबर ऑफ वेव्स 5th ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके द्वारा कितनी वेव बनाई जाएगी, 5। अगला देखते हैं बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर रेडियस हाइड्रोजन एटम का भी हम लोगों ने फार्मूला निकाला था। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का बोर रेडियस देखिए n² h² ना, क्या था, n² h² अपॉन 4π² ZmE², ये था। हाइड्रोजन की बात करें तो Z खत्म कर दें, ठीक है, Z 1 हो जाता है, तो n² h² अपॉन 4π² ME²। तो इसमें एक भी नहीं है, इसमें विकल्प कौन सा, जो फार्मूले दिए हैं एक भी ऐसा नहीं है, अर्थात इसमें नन का विकल्प होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी द रेडियस ऑफ electron in an orbit described by principal quantum number and the atomic number Z is proportional to। ठीक है, किसी भी बोर थ्योरी के अनुसार रेडियस ऑफ, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, सॉरी ये जो है ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन एन एटम होना चाहिए, क्वेश्चन में मिस्टेक है। किसी एटम में ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का रेडियस नहीं, ऑर्बिट का रेडियस, ठीक, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो ऑर्बिट का रेडियस r देखिए होता है n² h² अपॉन 4π² ZmE² के। तो यहाँ n² को और z को छोड़ दें तो बाकी सभी कांस्टेंट है, h² अपॉन 4
पाई एम ई स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, और यहाँ बचा एन स्क्वायर अपान जेड। यही अलग अलग ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू अलग होगी, अलग अलग आइटम के लिए जेड की वैल्यू। तो ये कांस्टेंट हटा दे तो आर किसके प्रोपोर्शनल होगा, एन स्क्वायर अपान जेड के। तो आर किसके प्रोपोर्शनल, एन स्क्वायर अपान जेड, अर्थात यही विकल्प चौथा सही है। ठीक है ना। अब यहां से ये टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक जो है वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी होगी, ये हमें देखना है। लेकिन अब यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज इसी पे खत्म करते हैं।